हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है इन्फोसिस ने। सबके बारे में दोस्तों हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड वाले पार्ट को मैं एड्रेस कर लेता हूं। तो कंपनी ने 17 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जून 2 होने वाली है, तो ये आपको नोट करके रखना है। और जो पेमेंट है डिविडेंड का, ये जुलाई 3 को हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब डिविडेंड की एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, इन्फोसिस की तरफ से साल में 2 बार डिविडेंड आता है। अब साल का मेरा मतलब है फाइनेंशियल ईयर, जो कि अप्रैल से शुरू होता है और फिर मार्च में खत्म होता है। तो अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, तो जो सितंबर तक के जो रिजल्ट आए थे, ठीक है, उस समय में जब Q2 के रिजल्ट आए थे तो उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था उस समय में 16 रुपए 50 पैसे का। रिजल्ट चूंकि अक्टूबर के महीने में आए थे तो उन्होंने 16 रुपया 50 पैसा डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अभी आप देखेंगे 17 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड। लेकिन किसका है डिविडेंड? जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ है उसका। तो अभी डिविडेंड जो है अप्रैल महीना में उन्होंने डिक्लेयर किया है और फिर जुलाई में जो है पेमेंट हो जाएगा, और 2 जून की रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, अब देखिए टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आ रहा है 34 रुपए का डिविडेंड आ रहा है। अब FY22 को मैं यहां एनालाइज करूं आपके सामने। FY22 में उन्होंने 31 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 9.7% इंक्रीज हो रहा है। FY21 को अगर मैं आपके सामने रखूं तो उस समय में उन्होंने 27 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो ईयर ऑन ईयर डिविडेंड 27 रुपए से 31 रुपया बढ़ा, फिर 31 रुपए से इस साल 34 रुपए बढ़ा। तो डिविडेंड बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। तो ये एक पॉजिटिव संकेत यहां पर दिख रहे हैं कि हर साल कंपनी की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। अब दूसरा जो नंबर है वो है बाईबैक का। कंपनी बाईबैक भी कर रही है, लेकिन वो ओपन मार्केट बाईबैक कर रही है, मतलब हमारे आपसे वो शेयर नहीं खरीद रही है। जनरली TCS वैसा करती है, जहां पर आप टेंडर कर देते हैं अपने शेयर, लेकिन इन्फोसिस क्या है, मार्केट से वो अपने शेयर्स लेती है। फिर बोनस को लेकर बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बोनस को लेकर जो मैंने उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, कैपिटल एलोकेशन उनकी जो पॉलिसी है, तो बोनस पर सिर्फ र्यूमर्स ही है। बोनस पर अभी कंपनी ने कुछ ऐसा कहा नहीं है। फिलहाल तो डिविडेंड और बाईबैक का ही कॉम्बिनेशन रहने वाला है, लेकिन डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट है रिजल्ट कैसे आए हैं। देखिए, यहां कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। ये वाला आप आंकड़े यहां देखिए, ये है उनका ग्रोथ का आंकड़ा। तो उन्होंने कितना ग्रोथ किया है कांस्टेंट करेंसी में? 15.4% का ग्रोथ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुनिएगा। कंपनी ने कहा था कि ग्रोथ जो है 16 से 16.5% के बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ जो इतना अनुमान था उससे कम हुआ है। अगला नंबर है ऑपरेटिंग मार्जिन का नंबर, जो कि 21% है, क्योंकि कंपनी ने कहा था 21 से 22% रहेगा, तो उसी रेंज में आया है। तो ये एक चीज ठीक है। फिर लार्ज डील्स हम लोग देख सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9.8 बिलियन डॉलर की उनके पास लार्ज डील्स है। अर्निंग पर शेयर यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन हमको तो भविष्य भी देखना है। तो भविष्य के लिए उन्होंने क्या गाइडेंस दिया है, और ये बिल्कुल आप देखिएगा रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात कर रहा था, कंपनी ने 16% की बात की थी। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है FY22 से 23, वहां पर वो 15.4% लाए। और अगला या अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, अब देखिए 4 to 7%, कितना कम गाइडेंस यहां पर कंपनी ने कर दिया है। मतलब जो डिमांड इन्वायरमेंट है थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, यूएस और यूरोप थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, ये पूरा सिग्नल मिल रहा है। मतलब जो कंपनी 15-16% से ग्रो कर रही थी, वो 4 से 7% में ग्रो करेगी। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देखेंगे 20 से 22%। यहां पर भी आप देखेंगे पूरा फाइनेंशियल ईयर आपके सामने नंबर है 21% में उन्होंने खत्म किया, लेकिन कंपनी ने और यहां पर कहा है कि हम 20% तक भी जा सकते हैं, जो कि फिर से सुनिएगा, जो कि पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप ग्रोथ देखिए, यहां पर कांस्टेंट करेंसी में यहां पर डी ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर का तो मैंने जैसे आपको बताया 15.4% का ग्रोथ है। ठीक है, अब किस हिसाब से उनके मार्जिन्स रहे हैं, देखिए मार्जिन्स को जैसे मैं आपको फिर से समझा देता हूं। जो रेवेन्यू होता है, कंपनी जो कमाती है, जैसे उन्होंने मार्च में जो इस साल कमाया है 37,441 करोड़ कमाया है। अब रेवेन्यू के बाद जो भी कंपनी के खर्चे होते हैं, इंप्लॉय खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग खर्चा होता है, वो सब कंपनियां जब खर्चा करने के बाद टोटल उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है? 7,877 करोड़। ठीक है, मतलब 100 रुपए में 21 रुपए का उनका यहां पर मार्जिन यहां पर आ रहा है। और या आप मान सकते हैं 21 रुपए की उनकी ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि पिछले बार 21.6% थी, जो कि इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर में ही आप देखेंगे 21.5% थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन्स यहां पर कम हुए हैं, जो कि अगेन एक न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव संकेत यहां पर जा रहा है। अगला नंबर है कहां से बिजनेस आ रहा है। देखिए
आईटी कंपनी है, मैक्सिमम बिजनेस कहां से आता है? इन दोनों जगह से, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। ठीक है, जैसे अमेरिका और यूरोप से आप देख सकते हैं 61 और 27%, 88% बिजनेस वहां से आता है। लेकिन वहां की फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, जैसे वहां की बैंक्स है, फाइनेंशियल्स है, तो देखिए 29% बिजनेस रिटेल का वहां पर है, कम्युनिकेशन, सबका बिजनेस वहां पर आता है। अब देखिए हमको मैक्रो भी समझना पड़ेगा, और मैंने बहुत बार पास्ट में भी डिस्कशन किया हुआ है कि मैक्रोज बाहर के थोड़े खराब है। अगर भारत अच्छा करेगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फोसिस, टीसीएस या एचसीएल जो विप्रो है उनको, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप अच्छा नहीं करेंगे तो फिर फर्क पड़ेगा, और वो फर्क पड़ भी रहा है। जहां पर हमको ग्लोबल लेवल पर मैक्रो स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो हमने देखा कि डिमांड इन्वायरमेंट को लेकर इतना कम, जो कंपनी 16% गाइडेंस देती थी उन्होंने 4% तक लोअर गाइडेंस कर दिया है, तो ये एक नेगेटिव चीज तो बिल्कुल माना जाएगा। अगली चीज है इंप्लॉय मैट्रिक्स। अब देखिए आईटी कंपनियों को जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, और उसमें से एक पैरामीटर होता है कि कंपनियां कितने इंप्लॉय जोड़ रही है, क्योंकि देखिए कंपनियों के लिए जो इंप्लॉयज होते हैं वो मेन एसेट्स होते हैं, वो जोड़ते रहे इंप्लॉय, तो इसका मतलब क्या है? हमको एक हिंट मिल रही है कि बहुत अच्छा डिमांड है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तभी तो कंपनी अपने नए नए रिक्रूटर्स को लाएगी। और मुझे बहुत यहां पर बताते हुए यहां पर थोड़ा सा थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, तो यहां पर उन्होंने कोई ले ऑफ नहीं किए हैं, लेकिन जो बढ़ने की जो बात थी वैसा बढ़ा नहीं है। 3,46,845 उनके इंप्लॉइज थे दिसंबर के महीने में, इस बार 3,600 से ज्यादा इंप्लॉय इस बार कम हुए हैं। तो कंपनी ने ऐसा नहीं है कि निकाला होगा, लेकिन नेचुरल एट्रिशन भी होता रहता है, जो वॉलेंटरी एट्रिशन भी जो कहा होता है। लेकिन इससे एक चीज समझ में आ रही है कि डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है भारत से बाहर में, और भारत के इंप्लॉइज के लिए जो इस साल जो रिसेंट इंजीनियर्स हैं जो पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा है कि इस साल थोड़ा जॉब मिलना थोड़ा टफ रह सकता है। माहौल बहुत अच्छा इस साल, मैक्रो माहौल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें एक है एट्रिशन वाला जो नंबर है वो कम हुआ है, 27.7% का एट्रिशन, अब वो लगभग 21% हो गया है। तो एटलीस्ट अगर कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर कुछ अच्छा क्या है इन नंबर्स में, तो यही एक अच्छी बात है कि इंप्लॉइज जॉब जो बहुत ज्यादा छोड़ रहे थे अब वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इंप्लॉइज का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना, ये भी एक चीज नेगेटिव है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस हिसाब से आज के रिजल्ट आए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और चूंकि मैं खुद इन्फोसिस में एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, और मैंने ऐसे अनसर्टन माहौल देखे भी हैं, 2016-17 वैसा ही एक माहौल था जितना मुझे याद आता है। तो मैं चूंकि लॉन्ग टर्म में हूं, और चूंकि मैं बिलीव करता हूं कि कंपनियां कोई भी हो तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो एज एन इन्वेस्टर हम बेस्ट टाइम में जाए और वर्स्ट टाइम को हम ना देखें, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी फिलहाल मैं जो डेटा हमने देखा है कि लार्ज डील की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, जो हमने बहुत पहले हमने डिस्कस किया था। फिर गाइडेंस जो है कंपनी ने बहुत नीचे कर दिए हैं, जो हमने देखा 16% का गाइडेंस था, खत्म हुआ 15.4% का गाइडेंस में, और अभी 4 से 7% का गाइडेंस उन्होंने कर दिया है। तो ये एक चीज है, डिमांड का बहुत ही अनसर्टन इन्वायरमेंट है। तो जैसे जैसे अगर कोई ट्रिगर है तो यही है कि यूएस में मैक्रो, यूएस का जो मैक्रो है और यूरोप का जो मैक्रो सिचुएशन वहां पर सुधरती जाए, सुधरेंगे, वहां पर अच्छे माहौल होंगे, वहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे, तो क्या होगा कि भारत की कंपनियों को भी यहां पर ऑर्डर्स मिलेंगे, ग्रोथ होंगे। नहीं तो क्या होता है, देखिए इतने ज्यादा वहां पर आपने देखा ही है, बैंक्स वहां पर गिरी हुई है, फिर ले ऑफ्स के अलग अलग न्यूज आते रहते हैं, तो माहौल बहुत अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। और फिर इंटरेस्ट रेट भी यूएस में बहुत ज्यादा बढ़े हुए, तो आप खुद सोचिए अपने आप को कुछ समय के लिए कोई यूएस का एक बड़ा ओनर के हिसाब से सोचिए कि ऐसे माहौल में वो भी क्यों एक बड़ा खर्चा आईटी का वो करने जाएगा, वो सोचेंगे कि चलो ना अभी पैसा हम लोग कंजर्व करके रखें। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। तो जो बड़ी डील्स जो है, मैं अभी मैनेजमेंट को भी सुन रहा था, जो बहुत सारे जो डील्स थी वो एक तरीके से अभी थोड़ी सी अनसर्टनिटी के जो माहौल है उसमें वहां पर चली गई है। ठीक है, ओवरऑल उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, एक लॉन्ग टर्म एक विनर रहा है इन्फोसिस, लेकिन एक टफ माहौल से ये जो बिजनेस है अभी फिलहाल गुजर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी बहुत सारे डेटा आएंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, वो सब को लेकर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों। पेनी स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। 2020-21 में जबरदस्त बुल रन चल रहा था और इन्वेस्टर्स ने फोमो में आके ऐसे बहुत सारे गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो था सही इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा सकता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। इसके लिए जरूरत है
एक सही डायरेक्शन की, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के जरिए, जहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बोनस लर्निंग मटेरियल्स, बोनस क्लासेस और बहुत सारे आपको बोनसेस मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़े डिस्काउंट के साथ।